स्टूडेंट्स, लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? लास्ट आर्टिकल में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंशिएट और जो मैकेनिज्म था उसके 2-3 एग्जांपल और भी किए थे हमने। जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो रहते हैं उनके 2-1 एग्जांपल और किए थे अपने। ये था आपका टॉपिक। उससे आगे जो टॉपिक है वो क्या है? उससे आगे टॉपिक है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है? अब तक जो आप रेट लिखते हैं इज इक्वल टू के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन के। मतलब जो सिंपल आप क्या लिखते थे? लिखते थे आर मतलब जो रेट है, के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ए उसकी पावर अल्फा बीटा जो भी था, तो मतलब रेट लो का जो एक्सप्रेशन था। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है और इससे किसको बता पाना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को या रेट कांस्टेंट को बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो इसलिए और अच्छे ढंग से इन चीजों को बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कन्वर्ट करना रहता है। तो आज हम वही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और आपका यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। मैं आपको सेकंड ऑर्डर का भी करवा दूंगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, यहां से स्टार्ट करना आपको। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखिए क्या होगा कि कोई रिएक्टेंट आर मिलकर बना रहा है प्रोडक्ट। कोई रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट आर है, प्रोडक्ट पी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं आप? रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? डी आर। डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएट। किसमें? आर। आर की कंसंट्रेशन में चेंज। डिफरेंशिएट या डिफरेंस इन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसका जो डिफरेंस आपके पास ओवर पर यूनिट टाइम क्या देते हैं? तो ओवर dt, चेंज इन टाइम। और रिएक्टेंट के लिए क्या चीज लगाते हैं आप? माइनस पहले से लगाते हैं। ठीक है, रेट। अब इज इक्वल टू क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इसलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगाते हैं। क्या? उसके बाद में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके मतलब किसके तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां इसकी पावर, ये क्या है? आर की कंसंट्रेशन और उसकी पावर कितनी होगी? यहां जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। किस ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे आप? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी पावर कितनी? जीरो। जीरो के लिए तो सम ऑफ पावर्स। तो पावर्स की जगह पर आपको क्या करना है? पावर में जीरो कर देना, बस इतनी बात है। ये आपके पास मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर, ये रेट है आपके पास। रेट रिएक्टेंट के टर्म में क्या होगा? माइनस पहले लगाना होगा रिएक्टेंट के लिए। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम टेकन, तो dt। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगा दिया? के लगा दिया। ये है आपके पास डिफरेंशियल जो रेट इक्वेशन है वो। अब क्या होगा आपके पास? आगे देखेंगे आप इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस डी आर है तो इसको आप क्या लिखेंगे? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर dt। ठीक है, ये क्या है आपके पास? k और r की पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख रहने दो। इससे आगे लिखो, ये क्या है? माइनस आर है, माइनस आर ही रहने दो उसको। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू
के की dt के साथ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, के की dt के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा के dt, के की dt के साथ, मतलब के की dt के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा के dt, उससे आगे फिर बढ़िए, अब इस माइनस सिंबल को ले जाइए उस साइड, मतलब r इज इक्वल टू माइनस के dt, ये लिख सकते हैं। ये माइनस r था ना, माइनस जो है उस साइड मल्टीप्लिकेशन करेगा बस माइनस के dt, ये होगा आपके पास। ये है क्या किया आपने, चेंज इन कंसंट्रेशन को क्या लिख दिया सीधा स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, और फिर और dt जो था ही, r की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, k इंटू 1 कितना होगा k, dt की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए बस k dt, माइनस को उस साइड बस उस साइड मल्टीप्लिकेशन करेगा माइनस k dt, ये था आपके पास, इतना हो गया। अब क्या करना आपको, यहां ये मिल रहा फाइनल आपको, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस k dt। अब क्या करें यहां, इसके लिए आप क्या लिखें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करना आपको, इंटीग्रेशन करना है इसका, किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया आपने, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था उसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस के dt। अब देखिए ये तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उसका चेंज था, मतलब उसमें डिफरेंस था पहले, अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या था, जोड़ना, और डिफरेंस करने का मतलब, डिफरेंस मतलब अंतर, जिस जो चीज घट के आ रही है आपके पास, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, पहले आप क्या कर रहे थे उसका, पहले मतलब क्या था डिफरेंस था, और अब उसमें क्या करा आप इंटीग्रेट, तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हट जाएगी, तो इसलिए सीधा इसको क्या लिख सकते हैं आप, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू, अब माइनस के dt है इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस के dt का क्या होगा, माइनस के टी प्लस आई क्या यहां, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, मैथमेटिक्स में आप इसे c लिखेंगे और यहां क्या लिखते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को, i, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट i, माइनस के dt, इसका भी डिफरेंस था माइनस के dt, तो क्या था, देखिए dt क्या था आपके पास, चेंज इन टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम, जो टाइम का जो चेंज था t2 माइनस t1, तो वही डिफरेंस और इंटीग्रेशन कैंसिल होगी चीज आपके पास t, और कांस्टेंट का k वही रह जाएगा आपके पास माइनस के टी प्लस आई, ये प्लस आई कहां से आया है, आई कहां से जोड़ दिया आपने, ये क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये होगा आपके पास। अब देखिए अब आप क्या चीज लिखेंगे यहां, आप ये चीज लिखेंगे कि एट टाइम या एट जीरो टाइम लिखिए, एट जीरो टाइम, अब यहां इस साइड लिख रहा हूं इसको, एट जीरो टाइम मतलब व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, t जीरो के ऊपर, जीरो टाइम के ऊपर, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती, एट टाइम जीरो, जीरो टाइम लिख रहा हूं, जीरो टाइम के ऊपर क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी उस टाइम, जो चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा, आर नोट, आप ये लिखिए इसे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो जीरो टाइम के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, आर जीरो, मतलब आर नोट जीरो, यहां जीरो का मतलब क्या है, नोट जो जीरो आपके पास, इसका मतलब क्या है, जीरो टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, जीरो टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं है तो रिएक्टेंट कितना था, उसी को क्या बोलोगे इनिशियल कंसंट्रेशन, तो जीरो टाइम के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है आर नोट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ये चीज उससे आगे। तो अब ये दोनों वैल्यू जो है ना आप इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए इसको, put these values in equation first, put these values in इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों वैल्यू को, t की वैल्यू जीरो है और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, r0, मतलब r नोट, क्योंकि इनिशियल टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन है, इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट आपके पास रखिए।
ये क्या आपके पास R चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 टाइम के ऊपर कितनी होती है R नोट, तो इसकी जगह पर R नोट करिए आप, R नोट, या R नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, टी की जगह पर टी का टाइम कितना है 0 है, प्लस आई। ये देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 टाइम के ऊपर क्या होती है R नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दिया आपने, माइनस के टी की जगह पर क्या 0 प्लस आई वाई है। अब देखिए इससे आगे आर नोट माइनस के की 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस आई, मतलब आई इज इक्वल टू आर नोट, या इनिशियल कंसंट्रेशन। आई की वैल्यू क्या आ रही है वहां से, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है यहां क्या आई। अब क्या करिए इस आई की वैल्यू को भी, अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में फिर से रखिए इस वैल्यू को, आई की वैल्यू को, क्योंकि वो तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो इस आई की वैल्यू को किसमें इक्वेशन फर्स्ट में फिर से रख दीजिए, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में फिर से रख दीजिए इस वैल्यू को, इक्वेशन फर्स्ट में, इस इक्वेशन फर्स्ट में फिर से रख दो। आई की वैल्यू क्या आ रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आर नोट, देखो कैसे निकाला था आपने, देख लीजिए, चीजों को दोबारा से रिवर्स करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रखो क्या था आपके पास, आर है ये आपके पास माइनस के टी, आपको तो क्या रखना है प्लस आई, आई की जगह पर क्या रखना है आर नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए इससे आगे बढ़िए, माइनस के टी प्लस आर नोट, अब ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसी भी टाइम के ऊपर, माइनस के कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट, टी टाइम प्लस आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आर नोट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आर क्या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के क्या है रेट कांस्टेंट, टी क्या है टाइम। अब ये आपके पास इक्वेशन आ रहा है, इस इक्वेशन को किसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो ग्राफ के लिए क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसी भी ग्राफ के लिए इक्वेशन होगा, कोई भी ग्राफ इस इक्वेशन का फॉलो करेगा, ये चीज कर्व ट्रेसिंग में होती है। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर आपके पास मैंने जो शुरू में बताया था आपको, बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री 4 पिलर के ऊपर बेस्ड रहती है, उसमें से एक कर्व ट्रेसिंग, जो बार बार चीज बोल भी रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y क्या होता है इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y एक्सिस इज इक्वल टू m क्या होता है स्लोप, x x एक्सिस प्लस c क्या होता है इंटरसेप्ट। अब देखिए ये इक्वेशन इसका फॉलो करता है या नहीं करता है, देखिए r चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब ये क्या हो गया, r क्या हो गया आपके पास y, मतलब ये देखिए y इज इक्वल टू m माइनस के क्या होगा m, मतलब स्लोप, x क्या आपके पास t, तो ये देखो इसके नीचे ऐसे कर दो, k क्या है स्लोप, t क्या है x प्लस r नोट, ये क्या है c मतलब इंटरसेप्ट, c क्या ये इंटरसेप्ट, r नोट क्या होगा आपके पास इंटरसेप्ट। अब देखिए ग्राफ बनाइए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप किसके रिस्पेक्ट में, y हो गया आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, mx, x के आपके पास x एक्सिस पर क्या t टाइम, तो यहां ये टाइम है, ये क्या आपके पास टाइम, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, m क्या है आपके पास स्लोप क्या है माइनस के, नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप कैसे होगा ऐसे, ये नेगेटिव स्लोप होगा, देखिए याद रखिए ये पॉजिटिव स्लोप और ये नेगेटिव स्लोप, क्रॉस क्रॉस को याद रखिए, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है नेगेटिव स्लोप, नीचे से ऊपर जा रहा है पॉजिटिव स्लोप। कैसे पता लगा आपको नेगेटिव स्लोप आएगा, देखिए माइनस के, ये है माइनस के, क्या है तो नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप, तो ये देखिए क्या है आपके पास माइनस के, तो ये स्लोप है आपके पास माइनस के, इंटरसेप्ट आर नोट, तो ये आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये क्या है आर नोट है, ये इंटरसेप्ट है आपके पास, जहां इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यहाँ क्या हो रहा है घटती हुई आ रही है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसलिए ये आप एरो
मतलब है ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन उससे ऊपर नीचे क्या होगी, फिर घटेगी। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती हुई आएगी। तो आपने पहले जो एरो को लगा रहा, क्योंकि स्लोप इसी को देखकर पता लगेगा आपको। तो देखिए ये था आपके पास, ये था इसके लिए ग्राफ। आपको ये भी इसकी वैलिडिटी है, इस इक्वेशन की वैलिडिटी है कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक रिएक्शन में घटती आती है। देखिए नेगेटिव स्लोप है, घट रही है। देखिए कंसंट्रेशन घट रही है रिएक्टेंट की, नेगेटिव स्लोप माइनस के, जो कि माइनस के टाइम के साथ। इंटरसेप्ट क्या होगा, आर नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, आर नोट इंटरसेप्ट। ये था आपके पास जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। अब इसमें से देखिए आपको क्या भी कुछ भी निकालना पड़े, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट। तो मान लीजिए आपको क्या निकालना पड़े, यहां से क्या निकालना पड़े आपको, यहाँ माइनस के टी की वैल्यू देखो एक बार आप, यहाँ माइनस, जैसे मान लीजिए आपके पास माइनस के टी को आप इस साइड उठा लीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा के टी, आर नोट यहाँ है ही, और क्या होगा फिर, आर उस साइड चल जा रहा है, माइनस का आर, ये है आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, मान लीजिए के निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, तो टी भाग में चला जाएगा, टी निकालना, टाइम निकालना है तो के भाग में चला जाएगा। तो के क्या होगा आपके पास, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ओवर टाइम, ओवर टाइम, ये आ जाएगा आपके पास। टी निकालना है तो के भाग में चला जाएगा। ये है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, मतलब वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं है। माइनस के टी इस साइड उठा ले जाओ, प्लस का आर को साइड उठा के ले जाओ, माइनस का, तो आर नोट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। के निकालना है तो टी भाग में चला जाएगा, टी निकालना है तो के भाग में चला जाएगा, बस ये है इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में फाइनल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये था आपके पास। इसी के साथ ही एनसीईआरटी में तो अलग से है, लेकिन इसी के साथ ही क्या है इसका हाफ लाइफ पीरियड, इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या, हाफ लाइफ पीरियड। तो कुछ चीजें मैं यहां से साफ कर देता हूं, ये जो शुरू की चीजें हैं या ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसको हटाइए एक बार पहले। क्या है आपके पास, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड, तो इसके लिए डेफिनेशन भी होगा क्या आपके पास, हाफ लाइफ पीरियड। तो पहले डेफिनेशन, हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, half of the reactant is to be reacted, half of the substance is to be reacted, the time in which half of the substance has to be reacted, ये कर लीजिए, the time in which half of the substance has to be reacted, वो टाइम जिसमें substance कितना रिएक्ट करे, half रिएक्ट करे, the time in which half of the substance, half of the reactant has to be reacted, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर ले। जैसे आपने कितना रिएक्टेंट लिया था, 10 ग्राम लिया था, उसकी कंसंट्रेशन बन जाएगी 10 ग्राम से, मोलरिटी मोलरिटी जो भी हो आपके पास जितनी वॉल्यूम है, उसका हाफ रिएक्ट करे, मतलब 5 ग्राम रिएक्ट करे। द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज टू बी रिएक्टेड, वो टाइम जिसमें आधा सब्सटेंस रिएक्ट करे, वो था हाफ लाइफ पीरियड। आपने 1 मोलरिटी रिएक्टेंट लिया था 1 मोलरिटी का, तो उसका हाफ रिएक्ट कर ले, मतलब 0.5 मोलर रिएक्ट कर ले, उसका 10 ग्राम लिया था मतलब 5 ग्राम रिएक्ट कर ले, वो क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड है। देखिए हाफ लाइफ पीरियड, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज टू बी रिएक्टेड, याद रखें। अब देखिए इसका हाफ लाइफ क्या होगा, टी हाफ, इक्वेशन है आपके पास ये, के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस में आर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में फाइनल। अब आपको क्या निकालना है, यहां से टी हाफ निकालना है, ये टी हाफ, टी हाफ देखो करो इसको, टी हाफ, टी हाफ, आर नोट ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में फाइनल कंसंट्रेशन। अब बताइए, आप खुद बताएंगे, ये आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, हाफ टाइम के ऊपर एट टी हाफ, एट टी हाफ, आर कितना होगा, इनिशियल का हाफ, आधे टाइम के ऊपर
आधे टाइम के ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन कितना होता है? आधा, क्योंकि मतलब इनिशियल का आधा। हमें क्या करना था, वो 10 ग्राम था, वो कितना ग्राम रह गया? 5 ग्राम रह गया। तो इनिशियल कितना था? 10 ग्राम। ठीक है, आर नोट है, माइनस आर जो चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना चेंज हुआ? आधे टाइम के ऊपर, हाफ हो गया वो। हाफ कितना? आर नोट का 10 ग्राम का आधा। तो ये देखो आर नोट बाई 2। आर की जगह पर आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या रखेंगे? आप इनिशियल का हाफ, आर नोट बाई 2। तो ये आर नोट बाई 2 रख दीजिए यहां। इस आर की जगह पर मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन टी टाइम के ऊपर आर नोट बाई 2। आर नोट में से आर नोट बाई 2 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा? मतलब ये क्या था? के, और के ओवर चला जाएगा। टी था ना, टी हाफ रख लिया आपने, के तो इसके भाग में चला जाएगा नीचे। अब देखिए टी हाफ कितना रह जाएगा, या लिख दीजिए टी हाफ कितना रह जाएगा? देखिए टी हाफ आर नोट माइनस आर नोट बाई 2 कितना होता है? आर नोट बाई 2। एक में से हाफ निकालेंगे कितना रहेगा? हाफ ही रहेगा। तो आर नोट बाई 2 रह जाएगा, आर नोट बाई 2 के नीचे है, ये होगा हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना होगा? आर नोट बाई 2 के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर 2 के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। ये है, याद रखेंगे। किस तरह से लिखा मैंने? देखिए के टी, ये इक्वेशन नीचे वाला इक्वेशन ऊपर लिखिए, के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर। आर नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। आर क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर नोट माइनस आर क्या निकालना आपको? टी हाफ। टी हाफ क्या होता है? वो टाइम जिसमें आधा सब्सटेंस रिएक्ट कर ले, हाफ सब्सटेंस रिएक्ट कर ले। 10 ग्राम लिया तो 5 ग्राम रिएक्ट कर ले, 5 ग्राम रिएक्टेंट रह जाए बाकी। तो टी हाफ वो टाइम, टी हाफ होगा। अब ये इनिशियल क्या है? 10 ग्राम है, तो ये कितना? 5 ग्राम है, चेंज इन कंसंट्रेशन आर। तो इस आर को लिखोगे क्या? इनिशियल का हाफ, हाफ टाइम के ऊपर कितना बाकी है? वो हाफ ही बाकी है। तो क्या इस आर को क्या लिखोगे? आर नोट बाई 2। ये आर नोट बाई 2 के इसके बाद में जाएगा पहले से, मतलब टी निकालना है तो आपको के क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा के, बस। और क्या हो जाएगा? ये टी नीचे, मतलब ये टी हाफ था, टी हाफ निकालना आपको, के लिखिए इसको, ये के है आपके पास, ये टी निकालना आपको, के किस में चला जाएगा? ओवर चला जाएगा, डिवाइड करेगा यहाँ। आर नोट माइनस आर नोट बाई 2 कितना होता है? आर नोट बाई 2। तो आर नोट बाई 2 के पहले से ही ऑलरेडी नीचे था, ये पहले मतलब जल्दी में लिखा कि आपके पास, ठीक है, रेट कांस्टेंट। के क्या आपके पास? रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट है आपके पास। टी निकालना है तो के को भाग में ले जाओ, के निकालना होता है टी को भाग में ले जाना, ये तो बताया हमने। तो के को भाग में ले जाइए यहाँ पहले से ही। आर नोट, आर को क्या रखिए? आर नोट बाई 2। बाई डेफिनेशन है चीज ये, कि वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज टू बी रिएक्टेड, वो सब्सटेंस जिसमें आधा सब्सटेंस रिएक्ट कर ले। ये होगा आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। उसकी वैलिडिटी के लिए ग्राफ भी, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c का कैसे फॉलो करेंगे, उसका हाफ लाइफ पीरियड। ये काम है आपका